नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग यूपीएससी डेली करंट न्यूज के संदर्भ में हम लोग प्रमुख जो एडिटोरियल न्यूज एवं एनालिसिस टॉपिक है उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने की राह में भारत देश में क्या चुनौतियां हैं, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि जो वर्ष 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो प्रमुख न्यूज़पेपर द हिंदू में प्रमुख एडिटोरियल पेज तो चर्चा में था कि कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संदर्भ में जो तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, वह क्या है, इस पर चर्चा किया जाए। सबसे पहली बात देखिए, किसी भी देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कुछ मापक और मापन की विधियां हैं। जैसे आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के शब्दों में एक होता है आर्थिक समृद्धि और एक होता है आर्थिक विकास। जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो आर्थिक समृद्धि इस बात के ऊपर फोकस करता है कि किसी भी देश का जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, वो बढ़ रहा है, यानी कि किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। परंतु जब हम उस देश की अर्थव्यवस्था के समग्र क्षेत्रों की बात करें, देखिए, जब भी हम समग्र क्षेत्र की बात करेंगे तो समग्र क्षेत्र का मतलब यह है कि उस देश की जो सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं हैं, जैसे चाहे रोजगार के संदर्भ में हो, चाहे गरीबी के संदर्भ में हो, ये जो तमाम सारे मुद्दे होते हैं सामाजिक अव्यवस्था के रूप में विद्यमान होते हैं, तो यदि इन सारे समस्याओं पे आर्थिक दृष्टि का एक मजबूत कदम होता है तो ऐसे देश को हम विकसित राष्ट्र कहते हैं। अब ऐसे राष्ट्र आप देखते होंगे सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी रैंक हैं, आप देखेंगे वैश्विक भुखमरी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, ये जो तमाम प्रकार के मापन गतिविधियां हैं उसमें वह राष्ट्र प्रमुखता से शीर्ष नेतृत्व के रूप में उभर कर आता है, उस राष्ट्र की जो भी गतिविधियां। तो अब चुनौती के मामले में क्या चुनौती है वह इंपॉर्टेंट है। मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहली चुनौती आती है गरीबी और असमानता। क्योंकि आपको पता है कि आप अगर देखा जाए तो 1947 यानी स्वतंत्रता से पहले आप देखेंगे कि प्रमुख रूप से देश में गरीबी थी व्याप्त, अब अव्यवस्था विद्यमान था। लेकिन 1947 के बाद सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार ने कार्य किया, लेकिन आप देखेंगे कि इन योजनाओं के बावजूद भी अभी भी भारत में गरीबी है। और उदारीकरण यानी 1991 के बाद भी सरकार ने बहुत प्रयास किया और लगभग आप देखेंगे कि इस पे भी सरकार का अच्छा कार्य प्रणाली था। तो ये जो चुनौतियां है यह एक विकसित राष्ट्र में रोड़ा है। उसी प्रकार आप देखेंगे एक शब्द है मध्यम आय जाल, ठीक है, जो मिडिल इनकम ट्रैप है, मध्यम आय जाल है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को, जो वहां की आर्थिक स्थिति है,
उसे विकासशील से विकसित की ओर। जैसे देखिए, मध्यम आय जाल क्या होता है, जो मिडिल इनकम ट्रैप है, एक्चुअली में आप देखेंगे कि जैसे जो देश, जैसे चाइना हो, ब्राजील हो, भारत हो, विकासशील कंट्री हैं, आप देखेंगे कि जो इनका पीसीआई होता है, जो इनका प्रति व्यक्ति आय होता है, पर कैपिटा इनकम, जब ऐसे देशों का जो प्रति व्यक्ति आय है लगभग $5,000 से ऊपर होता, बढ़ता चला जाता है, तो देखिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की वजह से उस देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं, मांग भी बढ़ती है। तो मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था में कभी कभी संरचनात्मक जो आपूर्ति की समस्याएं वो बढ़ जाती है, और बढ़ने की वजह से जो वहां की कीमत है, जो वहां की मुद्रास्फीति है, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऐसे तमाम सारे समस्या, और भारत जैसे देश में यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर है, जो कि समस्याओं का कारण बन रहा है। तो इस प्रकार अगर मैं कहूं तो ये जो मध्यम आय जाल है, मिडिल इनकम ट्रैप है, जो कि विश्व बैंक का एक परिभाषा है, इसके तहत ऐसा अनुमान है कि भारत भी मध्यम आय जाल में फंस सकता है और फंसने का खतरा है। तो ऐसी व्यवस्थाओं में चूंकि देखिए क्या होता है कि लोगों के पास संसाधने भी, जो संसाधन व्यवस्था है ना, जब लोगों की मांग बढ़ती है, आय बढ़ता है, कभी कभी आप देखेंगे जो पीसीआई है वो बढ़ गया, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ा तो लोगों की मांग बढ़ी, और मांग से क्या है कि जब संसाधन सीमित है तो फिर आप आपूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो यही होता है कि मिडिल इनकम ट्रैप में वो फंसता जाता है देश। तो भारत के साथ ये समस्या आने वाली है, ठीक है। तो इस वजह से ये सब विकसित राष्ट्र में बहुत बड़े ऐसे कारक हैं जो राष्ट्र को विकसित करने में क्या है कि राष्ट्र को विकसित नहीं कर पाएंगे, इसके इन सारी समस्याओं की वजह से। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारे देश में जो कृषि की स्थिति है वो भी बहुत ही गतिहीन है, और आपको पता है कि कृषि जो क्षेत्र है लगभग भारत की 46 यानी कि 46% आबादी को यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान भी करता है, और वर्तमान समय में तो खैर सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है, लेकिन इसका भी आप भारत के जीडीपी में एक योगदान है, ठीक है। तो जिसके वजह से चाहे भारत में कृषि क्षेत्र में भूमि की समस्या हो, चाहे कृषि से संबंधित अवैज्ञानिक विचारधारा हो, अच्छी कृषि करने की जो अवैज्ञानिक विचारधाराएं हैं उसकी भी कमी है, तो इन सारे समस्याओं के कारण आप देखेंगे कि भारत में एक जो जलवायु संबंधित अनिश्चितता है, क्योंकि भारत की कृषि पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है। ये सारी समस्याओं की वजह से जो अनिश्चितता है, गतिहीन कारक है, निम्न उत्पादकता है, इसके वजह से एक देश को विकसित बनाने में तमाम प्रकार की जो चुनौतियां हैं, पहले इसका समाधान करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे भारत की प्रमुख समस्या जो विनिर्माण क्षेत्र है वो भी पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। खैर, जो ऐसे बहुत सारे राष्ट्र आप देखेंगे कि जो अभी भी विकासशील हैं लेकिन उसकी विनिर्माण क्षेत्र बढ़ रही है, तो ये जो समस्याएं हैं, जब तक ऐसे समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है तब तक वह राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। यह जो आर्टिकल है कि भारत 2047 तक विकसित कैसे बनेगा, तो इसके संदर्भ में भारत को इन तमाम सारे समस्याओं पर कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक राष्ट्र जो है विकसित की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2023-24 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र भारत के केवल 11.4% कार्यबल को रोजगार प्रदान कर रहा है वर्तमान समय में, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, समस्या है। क्योंकि जब लोगों की रोजगार की बात करेंगे, लोगों की जो बेरोजगारी है उसको दूर करने की बात करेंगे, तो आपको जो विनिर्माण क्षेत्र है उसके पिछड़ापन को दूर करना पड़ेगा। तो ऐसी समस्याओं का जब समाधान होगा तो एक राष्ट्र विकसित यानी विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता है, और ये भारत की बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि विनिर्माण क्षेत्र को उच्च इनपुट लागत और अस्थिर मांग के कारण भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है,
क्योंकि देखिए जहां पे विनिर्माण ऐसे उद्योग धंधे का निर्माण भी किया जा रहा है, तो वहां पे जो अस्थिर कारक हैं, जो उच्च इनपुट लागत हैं, परिवहन की साधन नहीं है, ये जो तमाम प्रकार की समस्याओं के कारण भी ये समस्याएं बनी हुई है और ये विकसित राष्ट्र बनने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो प्रमुख रूप से आप देखते हैं कि रोजगारहीनता और प्रचंड बेरोजगारी, आपको पता ही है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कृषि जैसे फील्डों में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रचंड बेरोजगारी व्याप्त है। जहां 10 लोगों की जरूरत है वहां 20 लोग भरे पड़े हैं। तो ये जो अप्रत्यक्ष कारक हैं, ठीक है। और भारत में जो रोजगारहीनता, आप सेवा क्षेत्र के भी दृष्टिकोण से आप देख लें, ठीक है, सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है लेकिन फिर भी सेवा क्षेत्र रोजगार विहीन है, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं, ठीक है, ये समस्याएं भारत में जो विकसित राष्ट्र बनाने का जो एक विचारधारा है 2047 तक, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। और आप देखेंगे अभी जो रिपोर्ट आया है हाल ही में, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो बेरोजगारी दर है वह 7% से बढ़कर 2024 में जो है 9.2% हो गई है, ठीक है। ये जो भी छोटी छोटी समस्याएं आपको दिख रहे हैं, चाहे रोजगारहीनता से संबंधित हो, प्रचंड बेरोजगारी से संबंधित मुद्दे हो, तो एक समग्र विकास के लिए, ठीक है, जो विकसित राष्ट्र का एक मापन होता है, उस पर सरकार को काम करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आप बड़े पैमाने पर जो वैश्विक इंपैक्ट है आप देखेंगे, वैश्विक आर्थिक मंदी में आप देखेंगे जो विश्व पटल पर एक देशों के प्रति जो मिथक भावना बन रही है, जो आपस में एक ऐसा देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से उलझ जा रहा है। तो जो विश्व पटल पर एक ऐसी सद्भावना बन रही है कि आपस में लोग उलझ रहे हैं, उससे एक वैश्विक आर्थिक मंदी की भी संभावना है। तो यह भी एक भारत जैसे अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो जिसके वजह से भारत की जो निर्यात व्यवस्था है, जो भारत की आयात व्यवस्था है, उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसी चुनौतियों का समाधान करना ही मुख्य कारक है, तब देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकता है। उसके साथ साथ आप क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में आप जानते हैं कि जो जलवायु संवेदनशीलता में वृद्धि, आपको पता है कि जो कार्बन टैक्स वगैरह जो भी चीजें हैं, आप देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भारत अभी अपने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन जो विकसित राष्ट्र है वह कार्बन के संदर्भ में, कार्बन की उत्पादकता के संदर्भ में, है ना। तो ये सब सारे चीजों पे सरकार के ऊपर एक दबाव डाल रहे हैं कि जो जलवायु संवेदनशीलता है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस परिवर्तन को कैसे जो है निरंतर कम किया जाए। अच्छा, उस कम करने के लिए भारत में जो समस्याएं हैं, भारत को अभी अपने उद्योग धंधे कल कारखाने का निर्माण करना है, बड़े पैमाने पर विस्तार करना है। तो इन समस्याओं की वजह से जो जलवायु संवेदनशीलता की समस्या है, इसका भी समाधान करना पड़ेगा, तब एक राष्ट्र जो है विकसित की ओर जा सकता है। क्योंकि इसका देखिए अभी जो इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का बड़े पैमाने पर, आप ये भी देख रहे हैं कि भारत में अनेक प्रकार के जोखिम, भारत में अनेक प्रकार के जोखिम, जैसे आप देख रहे हैं कि आप देखेंगे कि जैसे गंभीर जो है बाढ़, ग्रीष्म लहरें, चक्रवात, है ना, ये सब बढ़ रही हैं। ये क्या है? ये जलवायु संवेदनशीलता है और इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक स्थिरता और जीवन गुणवत्ता को प्रभावित होना पड़ता है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार की इन सारे समस्याओं से निजात पाने की जरूरत है। अब हम लोग बात करते हैं, कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो क्या करना चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि आपके एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है महत्वपूर्ण चीजें? इसमें महत्वपूर्ण चीजें है, चूंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित देश बनना है, इसलिए केवल सरकार को आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, देखिए आर्थिक विकास पे तो ध्यान होना चाहिए सरकार का,
लेकिन इसके साथ साथ सरकार का जो ध्यान है वो आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, पर्यावरणीय और संस्थागत कारकों पर भी होना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार चाहता है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए, तो इसके लिए सरकार को आर्थिक विचारधाराएं जो है, आर्थिक विकास के संदर्भ में जो सरकार का एक ध्यान है, सरकार जिस बारे में सोच रहा है, उसके साथ साथ सरकार जो है सामाजिक और पर्यावरणीय और संस्थागत कारकों पर भी ध्यान सरकार का होना चाहिए। इसके साथ साथ आप सामाजिक दृष्टिकोण से बात कर सकते हैं कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आप देखेंगे एसडीआई रैंक में भी भारत पीछे है। आप जीएचआई रैंक को देखेंगे, जो ग्लोबल हंगरी इंडेक्स है, उसमें भी भारत का रैंक अभी आया है 119 देशों में 111वें रैंक पे है। तो ये जो स्थितियां हैं ये आपको विकसित राष्ट्र की ओर नहीं ले जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे जीवन की जो गुणवत्ता से संबंधित कार्य है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित है, कौशल से संबंधित है, तमाम सारे मुद्दों पर सरकार का फोकस होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने बात किया है कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो बायोडायवर्सिटी है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जैव विविधता और हानि, यानी कि पर्यावरणीय विचारधारा, पर्यावरणीय सकारात्मक सोच भी सरकार का होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर एक संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो यह शब्द है कि समावेशी और पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकार को, ठीक है, अपनी शासन व्यवस्था और विधि के शासन को मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ एक विविध अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे भारत एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर एक संतुलित विकास कर सके। इस पर यदि आप एक मेंस का प्रश्न लिखना चाहते हैं तो इस न्यूज पर, जो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, इस पर एक मेंस का प्रश्न लिखा जा सकता है। वह प्रश्न यह है, आप जरूर इस पर लिखिएगा, प्रयास करिएगा लिखने का। प्रश्न यह है, जो मेंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है कि 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत को गतिहीन रोजगार सृजन, जो गतिहीन रोजगार सृजन है, और कौशल असंतुलन को संबोधित करने के लिए क्या उपयोग करना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो इस पर जो यह एडिटोरियल है, द हिंदू का एक आर्टिकल था, इस पर आप जरूर लिखिएगा। ठीक है, ठीक साथियों, जय हिंद।